Hi, good morning, students. Welcome back. So, what we are doing? We are doing class 7, chapter number 10 in history, that is 18th century political formation. Till now, in this chapter, we have understood how the central authority of the Mughals started to decline after death of Aurangzeb, and the later Mughals, the successors of Aurangzeb, were incapable, inefficient rulers, and they were unable to control the distant provinces where the governors who were earlier under the control of Mughal central authority, they had started to consolidate their power in their area and they declared themselves independent rulers. So one by one now in this chapter, let us go and let us read, let us start to understand one by one how these governors declared themselves independent and how did they try to consolidate their power and how did they become this much of powerful. So first of all, let us start with Hyderabad. हिंदुस्तान इंडिया के साउदर्न पार्ट में हैदराबाद का जो प्रोविंस था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस था. साउथ इंडिया से होने वाले सारे ट्रेड जो है यहां से कंट्रोल होते थे और फर्रुखशियार के रूलिंग टाइम में जो अवध के गवर्नर हुआ करते थे निजामुल मुल्क आसफ जा, उनको फर्रुखशियार के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने डेक्कन की जिम्मेदारी उनके सपुर्द कर दी एंड ही वाज सेंट टू बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ uprisings in South Deccan area. So to control these uprisings, this Asaf Jah, Nizamul Mulk Asaf Jah, was given the title of Nizamul Mulk and he was sent to Deccan area. He was appointed as the governor of Hyderabad by Muhammad Shah Rangila. So Farrukh Shah के टाइम पर इनकी कोर्ट में निज़ाम उल मुल्क असफ जा बड़े ही इंपॉर्टेंट जो है गवर्नर हुआ करते थे और ये पहले अवध जो प्रोविंस है उनके गवर्नर थे, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के रूलिंग टाइम में इनको डेक्कन की जिम्मेदारी दी गई. तो ही वॉज अ वेरी पावरफुल गवर्नर इन द मुगल्स एम्पायर एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन 1724. 1724 में 1722 में इनको वहां अपॉइंट किया गया था और 2 साल के अंदर अंदर 1724 में इन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर दिया और खुद को एज इंडिपेंडेंट रूलर जो है रूल करना स्टार्ट कर दिया. He became the नवाब ऑफ हैदराबाद. तो ऐसा इन्होंने कैसे किया, कौन कौन से स्टेप्स उठाए इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट पावरफुल करने के लिए. He brought skilled soldiers and administrators from the North India. आसफ जा जब डेक्कन एरिया में उनको भेजा गया तो वो दिल्ली से मुगल सेंट्रल पावर जो थी दिल्ली आगरा से बहुत ही काबिल सोल्जर्स को और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने साथ ले गया और उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज दी गई, हायर पोस्ट पे उनको अपॉइंट किया गया और उनको बड़ी बड़ी जागीरें दी गई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही ब्रॉट द स्किल्ड सोल्जर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया टू डेक्कन एरिया. तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए वो यहाँ नॉर्थ इंडिया से बहुत अच्छे स्किल्ड सोल्जर्स को और प्रशासनिक अधिकारियों को अपने साथ ले गया. इसके बाद डेक्कन एरिया में जो मुगल्स के ऑलरेडी अपॉइंटेड जागीरदार जमींदार हुआ करते थे, ही रिप्लेस्ड द जागीरदार्स एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल पीपल. तो विभिन्न जो मनसबदार थे या जागीरदार थे उनको रिप्लेस किया गया और नए अधिकारियों को वहां पर अपॉइंट किया गया और जागीरें बांटी गई. ही अपॉइंटेड लॉयल मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स. तो इस तरह से जागीरदार, जमींदार, मनसबदार जो भी मुगल ऑफिशियल्स पहले हुआ करते थे उनको रिप्लेस किया आसफ जाह ने और अपने लॉयल अधिकारियों को वहां पे अपॉइंट किया. ही स्टॉप्ड सीकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम द मुगल्स. इन्होंने सेंट्रल जो मुगल्स थे मींस मोहम्मद शाह रंगीला, इनसे किसी भी तरह की कोई हेल्प या किसी तरह का सपोर्ट लेना बंद कर दिया और इस एरिया से जो टैक्स कलेक्शन होता था, रेवेन्यू कलेक्शन होता था, वो भी मिनिमम कर दिया और सारा पैसा वो अपने पास अपने आर्मी बिल्ड करने के लिए या मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अपने पास रखना शुरू कर दिया. सो स्लोली नाउ ही स्टार्टेड टू डिक्लाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स इन साउदर्न पार्ट. यही नहीं, अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए, अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए आसफ जाह ने एक बहुत ही बड़ी आर्मी मेंटेन करी
क्योंकि साउथ इंडिया में जो उनके डायरेक्ट जो उनके राइवल्स थे, जैसे तेलुगु नायकाज, जो लोकल वॉरियर्स जो हुआ करते थे डेक्कन में, तमिलनाडु का जो एरिया था वो कभी मुगलों के कंट्रोल में नहीं आया, और यहाँ पे नायकाज जो थे वो इंडिपेंडेंट रूल करते थे। तो इन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स चलाई नायकाज के खिलाफ, उनसे लड़ाई की, ताकि अपना एक ये पावरफुल जो है किंगडम वहां पे एस्टेब्लिश कर सके। तो मराठास और नायकाज के खिलाफ ही मेंटेन्ड ह्यूज आर्मी एंड कॉन्स्टेंटली कैंपेन्ड अगेंस्ट मराठास एंड नायकाज टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट। यहां कोरोमंडल कोस्ट पे अभी ब्रिटिशर्स भी जो है ट्रेडिंग करते थे, और ये काफी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लिहाज से भी, और जो है टेक्सटाइल कपड़ों के प्रोडक्शन के लिए भी ये एरिया काफी फेमस था। तो इस एरिया को भी आसफ जाह कंट्रोल करना चाहता था, कैप्चर करना चाहता था, क्योंकि रिसोर्स रिच एरिया था और यहाँ पे काफी रिवेन्यूज जो है कलेक्शन हो सकता था। तो इस तरीके से निजामुल मुल्क, जिनको गवर्नर बनाया गया, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से सोल्जर्स, स्किल सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की सहायता से और नए अपॉइंटमेंट्स करके और डायरेक्शंस, मुगल की डायरेक्ट डायरेक्शंस को ना मान करके, ना लेकर के अपने खुद से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना शुरू किया, और एक ह्यूज आर्मी मेंटेन करके हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो है बनाया। इस लेक्चर में हम लोगों ने हैदराबाद के बारे में जो है जानकारी हासिल की। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल और अवध के बारे में। तो ऐसे एक एक करके हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, व्हाट डिड आसफ जाह डू, ये क्वेश्चन यहां पे क्रिएट होता है, व्हाट डिड आसफ जाह डू टू कंसोलिडेट हिज पावर इन डेक्कन एरिया। तो उसका ये सारा आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।